नमस्कार भाई और बहनों, मैं प्रोफेसर पंकज मिश्रा जीसीसी ओमकार नगर से। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नागपुर यूनिवर्सिटी ने अपना जो टाइम टेबल है एग्ज़ाम से रिलेटेड उसे जारी कर दिया है, जिसमें बीकॉम बीबीए फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स ऐप के थ्रू RTMNU का एक ऐप आएगा जिसका नाम है परीक्षा। उस ऐप के थ्रू आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। ये ऐप के थ्रू आपको MCQs के तौर पर अपने क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो MCQs क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कहीं पर मैच द पेयर पूछा जा सकता है, कहीं पर फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जा सकता है, कहीं पर ट्रू और फॉल्स पूछा जा सकता है, या फिर जो हम कौन बनेगा करोड़पति में देखते थे कि एक क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शंस दिए होते थे, यू नीड टू सिलेक्ट 1 ऑप्शन आउट ऑफ दोज 4। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसका पैटर्न रहेगा। आज हम जो सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं उसका नाम है AFM, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। BBA सेम 6 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें आपको 4 यूनिट्स हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसकी डेट्स आपको पता हो तो ज़्यादा अच्छा है। पहली एग्ज़ाम आपकी 1 तारीख को है, दैट इज़ 1 अक्टूबर, एंड योर अनदर एग्ज़ाम इज़ ऑन 3 अक्टूबर। तो ये समय आपको जो मिल रहा है ये बहुत कम समय है एक्चुअली, बट देखा जाए तो पहले जिन लोगों ने पढ़ाई कर ली थी उनको तो कोई प्रॉब्लम जानी ही नहीं चाहिए। एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये BBA सेम 6 का सब्जेक्ट है। मैं प्रोफेसर पंकज मिश्रा हूँ GCUC ओमकार नगर से। आइए शुरू करते हैं। सीधा MCQ में जंप करने के बजाय हम पहले आपके सिलेबस को देख लेते हैं। आपका जो AFM का सिलेबस है इसमें 4 यूनिट्स हैं, आप पहले से भी जानते ही होंगे। इसमें पहली यूनिट जो है वो है बैंकिंग सर्विस एंड ऑपरेशंस के ऊपर। बैंक क्या होता है, कैसे काम करता है, बैंकिंग का इंडिया में स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बाद उसमें कौन से तरह के अकाउंट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ बैंक क्या है, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट क्या है, KYC क्या है, ये सारी चीज़ें हमको यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है। उसके बाद आती है यूनिट नंबर 2। इसमें हमको देखना है इंश्योरेंस क्या होती है, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ट्रेडिशनल और यूनिट लिंक्ड पॉलिसीज़ जो इंश्योरेंस की है वो कौन सी है, इंडिविजुअल इंश्योरेंस क्या होता है, ग्रुप इंश्योरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हमको पढ़ना है यूनिट नंबर 2 में। तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा जो टॉपिक है यूनिट नंबर 2 का आपके लिए नया हो, बट हम बहुत ईजी वे में इसको पढ़ेंगे। हर यूनिट से मैं आपको 40 क्वेश्चंस दूंगा और ये 40 क्वेश्चंस आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर में आने ही वाले हैं, ठीक है। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स के बारे में हमको पढ़ना है कि म्यूचुअल फंड्स की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, कौन कौन से तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। म्यूचुअल फंड्स के बारे में ज़्यादा जानकारी मैं आपको इसी यूनिट में दूंगा और थोड़ी बहुत जानकारी आपको होगी, लाइक म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, ये चीज़ें तो आपने सुनी होगी। इसी में इक्विटी फंड्स क्या होते हैं, डेब्ट फंड्स, लिक्विड फंड्स। इसमें एक बहुत अच्छा आपको एक तरह से क्या बोलना चाहिए रास्ता मिलेगा कि आगे चलकर आप कभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। यूनिट नंबर 4 फिर कैपिटल मार्केट में है। इसमें मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से हैं, BSE, NSE, ICICI, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, सेबी का क्या रोल है कैपिटल मार्केट में, ये सारी की सारी चीज़ें हमको आपके इस AFM के सिलेबस में देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 1 शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है, बैंकिंग का ऑपरेशन, डेफिनेशन ऑफ बैंक, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, स्ट्रक्चर, बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया, रोल ऑफ RBI वर्सेस अदर कमर्शियल बैंक्स, introduction to bank deposits and types of deposit accounts, and last is KYC, know your customer। अब देखो आपको जो KYC क्या पूरा का पूरा जो क्वेश्चन आने वाला है वो इन टॉपिक से ही आने वाला है, ठीक है। लाइक बैंकिंग क्या है, आपको अब यहां पर कोई डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा, यहां पर आपको सीधा सीधा एक वर्ड का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। वो MCQs भी अपन डिस्कस करेंगे, बट डायरेक्टली गोइंग ऑन टू MCQs विल नॉट बी गुड। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले ये जो आपके सिलेबस में दिया है ना उसको एक छोटे छोटे लेवल पर बहुत ही ब्रीफली अपन उसको एक बार समझ लेते हैं।
जिससे कि इसके बाद आप एमसीक्यू सॉल्व करने को देखेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। और सीधा एमसीक्यू चालू कर दिया तो बस वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 वाला काम हो जाएगा। तो अपने को जय माता दी ए, जय माता दी बी ऐसे नहीं करना है। कॉन्सेप्ट को आप समझिए, ज़्यादा लेंदी कॉन्सेप्ट्स नहीं है। आप आज के समय में 20 साल के तो हो ही चुके हैं, तो बैंक से थोड़ा बहुत लेना देना तो आपका होगा। तो बैंकिंग को समझना उतना मुश्किल नहीं है। आपकी 4 यूनिट्स में से सबसे इजी यूनिट यही वाली है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। बैंकिंग सर्विसेज एंड ऑपरेशन यूनिट नंबर 1। देखिए यहाँ पर दी है बैंक की डेफिनेशन। आपको डायरेक्टली कोई डेफिनेशन ना पूछेगा ना लिखेगा बैंक क्या होते हैं। आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है वो मैं आपको एक एक कर बता दूंगा, ठीक है। बट एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि बैंक होता क्या है। बैंक एक ऐसी संस्था है जो पब्लिक से पैसा लेती है, ठीक है। उस पैसे को अपने पास डिपॉजिट के तौर पर रख लेती है, और अगर कोई पार्टी इसके पास लोन मांगने के लिए आती है तो जो आपने डिपॉजिट किया है वही पैसा लोन के रूप में बैंक उससे बिजनेस के लिए दे देती है, ठीक है। तो बैंक का बेसिक फंक्शन क्या है? पब्लिक डिपॉजिट लेना और उसी पैसे को लोन के रूप में पब्लिक को वापस कर देना, ठीक है। अब जब हम अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि सेविंग अकाउंट में क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आप डेफिनेशंस को देखिए। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आर अ ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरी का मतलब क्या होता है? बिचौलिया, बिचौलिया। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज which are engaged in the business of carrying out banking activities। ये जो बैंकिंग एक्टिविटीज लिखा है ना, these are functions of bank, ठीक है। After getting necessary approval from central bank of the country like Reserve Bank of India under the provisions of Banking Regulation Act 1949। अब देखो इसमें याद रखने वाली कौन सी चीज है? सबसे पहले इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सा बैंक है, इसको समझ लो आप। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में समझ जाओ कि कोई भी अगर बैंक खुलता है तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन के बिना नहीं खुल सकता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी विच कैन गिव लाइसेंस टू ओपन बैंक्स इन इंडिया, ठीक है। इवन इंडिया के बाहर का लाइक बैंक ऑफ स्कॉटलैंड या रॉयल बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये भी अगर इंडिया में खुला है ना तो इसको आरबीआई की परमिशन लेना जरूरी है, ठीक है। आरबीआई की परमिशन के बिना कोई भी बैंक नहीं खुल सकता। फिर वो कमर्शियल बैंक हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी का बैंक हो, शिक्षक सहकारी बैंक हो या रूरल रीजनल बैंक हो, किसी भी टाइप का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन के बिना नहीं खुल सकता, ठीक है। तो आज अगर मान लीजिए टाटा को बैंक खोलना है तो टाटा को सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। परमिशन भी रिजर्व बैंक ऐसे ही नहीं देता, उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, उनको पूरा करना पड़ता है। उसके बाद टाटा को एज अ बैंक, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो लिखा है ना, इसके अंतर्गत अपनी बैंक को रजिस्टर करना होगा, ठीक है। अब बैंकिंग का थोड़ा सा इवोल्यूशन देखेंगे तो पहले साहूकार लोग हुआ करते थे, उनके पास हम पैसे दे देते थे, उनसे ही कर्जा ले लेते थे। फिर वो लाला नाम का एक आदमी, मुनीम नाम का एक आदमी हमारे ऊपर ज़बरदस्ती ब्याज पे ब्याज लगाता था। तो ये सारी चीज़ें पहले चलती थी। बट आज के समय में, आज तो 2020 चल रहा है, डिजिटलाइजेशन है, हमारे पास यूपीआई है, गूगल पे है, इतने सारे ऑनलाइन पेमेंट करने के हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो आजकल हमको वो साहूकार और वो ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स वे में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं जो सेकंड डेफिनेशन है। बैंक्स आर इंस्टीट्यूशंस विच हुज डेब्ट्स आर रेफर्ड टू एज बैंक डिपॉजिट्स एज दे आर कॉमनली एक्सेप्टेड इन द फाइनल सेटलमेंट ऑफ अदर पीपल डेब्ट, ठीक है। नेक्स्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ने जो इसे डिफाइन किया है, banking as accepting for the purpose of lending or investment of deposits from public, repayable on demand or other, and withdrawal by check, draft, order or otherwise। ये इतनी सी डेफिनेशन में ना बहुत कुछ बोल दिया है उसने, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या बोलता है
बैंक का जो मेजर पर्पस है, देखिए एक बैंक है, बैंक का जो मेजर पर्पस है वो है पब्लिक से पैसा लेना। ठीक है, ये एक बैंक है, बैंक क्या करता है, पब्लिक से पैसा लेता है। ठीक है, जैसे मेरे पास 10,000 रुपये है, मैंने जाकर वो पैसे बैंक में डिपॉजिट कर दिए। ठीक है, अब बैंक क्या करेगा, बैंक ने डिपॉजिट ले लिया। अब ये जो पैसा बैंक के पास पड़ा है, बैंक इसे जमा कर कर तो नहीं रखेगा, बैंक अपने पास रखेगा। तो ऐसा कुछ खजाना तो नहीं है कि रातों रात वो पैसे अंडा दे देंगे और 10,000 रुपये की जगह वो 11,000 रुपये हो जाएंगे। बैंक इस पैसे को उठाकर या तो किसी को लोन के रूप में दे देगा या कहीं पर इस पैसे को इन्वेस्ट कर देगा। ठीक है, इन्वेस्ट कर देगा। अब लोन पर बैंक को मिल जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट पर मिल जाएगा रिटर्न। ठीक है, अब मान लो मैं जो पैसा बैंक में डिपॉजिट करता हूं ना सेविंग अकाउंट में, वो 10,000 रुपये पर बैंक मेरे को 5% इंटरेस्ट देगा। ठीक है, बट मेरा ही पैसा, मेरा ही वो 10,000 रुपया जब लोन के रूप में बैंक किसी को देता है ना, तो उससे 10% चार्ज करता है। कितने परसेंट, 10%। वो 10% में से 5% बैंक अपने पास रखेगा और 5% किसको दे देगा, मुझे दे देगा वापस। ठीक है, तो ऊपर जो हमने ये पढ़ा था ना, बैंक्स ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी, तो ये एक तरह से बिचौलिए का काम करता है। बैंक पब्लिक से पैसा लिया और लोन के रूप में किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को या बिजनेसमैन को दे दिया। ठीक है, उसके बाद यहां आखिरी में लिखा है डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से लेता है। रीपेएबल ऑन डिमांड, रीपेएबल ऑन डिमांड। अब मैंने अपने अकाउंट में जो पैसा जमा किया है 10,000 रुपया, कभी मुझे जरूरत पड़ गई तो मैं बैंक में जाऊंगा, एक स्लिप रहती है, वो स्लिप को, पेमेंट स्लिप को भरूंगा, वो स्लिप सबमिट करूंगा और बैंक मेरा पैसा मुझे वापस कर देगा। हो सकता है 10,000 में कुछ इंटरेस्ट मिल गया हो 100-200 रुपए, तो उसके साथ में मुझे वापस कर देगा। ठीक है, तो रीपेएबल ऑन डिमांड और अदरवाइज विड्रॉवल बाय चेक। ठीक है, अब मान लो मैंने 10,000 रुपए का कोई सामान खरीदा, ठीक है, पर मेरे पास उस समय कैश नहीं था, मैंने उसे चेक इशू कर दिया। चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत चेक को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना गया है। ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ऐसी चीजें जिनको पैसे के एवज में एक्सचेंज किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा पेपर जिसको पेपर के पैसे के एवज में, ऐसा पेपर जिसको पैसे के एवज में एक्सचेंज किया जा सकता है, उसको बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर, समझा गया। जैसे मैंने आपसे कोई माल खरीदा और माल खरीद कर मैंने आपको पैसे नहीं दिया, मैंने आपको चेक दे दिया, तो चेक इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मैंने आपको 3 ही होते हैं, चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रॉमिसरी नोट, ये 3 चीजों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में लिया गया है। ठीक है, डीडी, डिमांड ड्राफ्ट इज ऑल्सो अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, उसको भी नेगोशिएट किया जा सकता है, बिकॉज डीडी इज अ काइंड ऑफ बिल। ठीक है, तो यहां पर विड्रॉल बाय चेक भी किया जा सकता है, या फिर ड्राफ्ट फैसिलिटी, डीडी, डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, याद रखना, डीडी डिमांड ड्राफ्ट, और अदरवाइज ऑर्डर। ऑर्डर मतलब चेक में भी हम, एक चेक होता है ना, उसमें जैसे चेक है, चेक में कोने में हम 2 लाइन लिख देते हैं और यहाँ लिखते हैं पे ऑर्डर। मतलब मैं अपने बैंक को ऑर्डर देता हूँ कि इस XYZ आदमी को इतने अमाउंट का पैसा पे कर दिया जाए। ठीक है, चेक पर लिखते हैं बाय ऑर्डर। तो इस तरह का सिस्टम होता है बैंक में। अब इसमें हमको जो समझना है वो है बैंक की डेफिनेशन, बैंक का ईयर क्या होता है और बैंक का फंक्शन क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ बैंक, इसको अच्छे से देख लीजिए, इसी के ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा। बैंक करता क्या क्या है, बैंक के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहला है डीलिंग इन मनी। बैंक के पास आप जाओगे तो आप अपना पैसा ही जमा करवाओगे, बराबर, या तो पेमेंट लोगे या तो पेमेंट दोगे, इन दोनों के अलावा कोई काम नहीं होगा। डीलिंग इन मनी, डिपॉजिट्स। ठीक है, नंबर 2 इंडिविजुअल फर्म, कंपनी, ये लोग भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं। इंडिविजुअल होगा तो खोलेगा सेविंग अकाउंट। ठीक है, सेविंग अकाउंट।
और अगर कंपनी या फर्म है तो वो अपना खोलेंगे करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट पर इंटरेस्ट नहीं मिलता, सेविंग अकाउंट पर बैंक इंटरेस्ट पे करता है। फिर से बोल रहा हूं, सेविंग अकाउंट पर आपको इंटरेस्ट बैंक पे करेगा, करंट अकाउंट पर आपको इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। एक और चीज है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओडी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको करंट अकाउंट में मिलेगी, सेविंग अकाउंट में नहीं मिलेगी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, मान लो मेरी कंपनी है XYZ लिमिटेड, ठीक है, मैंने एक ABC लिमिटेड को 50,000 रुपए का चेक दिया, ठीक है, बट मेरे अकाउंट में उस समय सिर्फ 40,000 रुपीज ही थे। तो अब चेक तो मैंने दे दिया 50,000 का, अब वो पार्टी जब वो चेक अपने बैंक में डालेगी तो उसको पैसे कितने मिलने चाहिए, 50,000 मिलने चाहिए, पर मेरे अकाउंट में तो 40,000 ही है। 10,000 जो नहीं है वो पैसे बैंक अपने तरफ से डालकर उस चेक को ऑनर कर देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। मतलब यू कैन विड्रॉ दैट मनी विच वॉज नॉट इन योर अकाउंट। ठीक है, 40,000 थे बट आपने विड्रॉ कितने कर लिए, 50,000। ये जो 10,000 रुपए थे ना, ये बैंक ने अपने तरफ से डाले हैं। ठीक है, अच्छा क्यों डाले, तुम जवाई हो इसलिए तो नहीं डाले बैंक के, बराबर, वो इसलिए डाले हैं कि आपका जो ओवरड्राफ्ट का कमीशन है, जो चार्जेस है, वो बैंक आपसे चार्ज करने वाला है। ठीक है, उसके बाद है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, आप अपना पैसा वहां पर जमा करा सकते हो। देन गिविंग एडवांसेस, एडवांस कैसे देता है बैंक, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल डिस्काउंटिंग हमने पढ़ा था, बिल डिस्काउंटिंग, या फिर जैसे समझो मेरे पास एक चेक है, बिल नहीं अपन चेक लेते हैं, एक चेक है, ये 15/8/2020 को ऑनर होने वाला है। ठीक है, 10,000 का चेक है, 15/8/2020 को ऑनर होने वाला है, पर मेरे को जरूरत पड़ गई है 10 तारीख को, 10/8/2020, इस तारीख पर मेरे को अब 10,000 रुपए की जरूरत है। ठीक है, तो मैं जाऊंगा बैंक के पास, बैंक को बोलूंगा देखो भैया ऐसा है कि ये जो चेक है ना 10,000 रुपए का, ये 15 तारीख को आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, बट मुझे अभी पैसे की जरूरत है, तो आप क्या करो, इस चेक को अपने पास में गिरवी रख लो, और गिरवी रखने के बाद मुझे आप अपना कमीशन काट कर जो भी पैसा बनता हो, मान लो 9,000 रुपए, ये 9,000 रुपया आप मुझे दे दो। ठीक है, 1,000 रुपये उनने अपनी कमीशन काट ली। 15 दिन बाद जब ये चेक ऑनर हो जाएगा 15 अगस्त को, उस दिन आप अपने 10,000 पूरे ले लेना, मेरे 9,000 हिसाब बराबर हो गया। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या, बैंक ने एडवांस में उसको पेमेंट कर दिया कि तेरा 10,000 जब आएंगे ना तब हम वो 10,000 अपने पास रख लेंगे, तू अभी से 9,000 ले ले हमसे, 1,000 रुपया बैंक अपना कमा लिया। ठीक है, उसके बाद पेमेंट एंड विड्रॉवल, आप किसी इंसान को पेमेंट भी कर सकते हैं और पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। पेमेंट कैसा होता है, अब देखो पेमेंट में हम ये भी मान लेते हैं सैलरी अकाउंट होते हैं। ठीक है, सैलरी अकाउंट्स जो होते हैं ना, उसकी एक फ़ायदा क्या होता है, ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं। ज़ीरो बैलेंस मतलब मेरी पगार अगर 25,000 रुपये आती है तो मैं 25,000 का 25,000 पूरा का पूरा विड्रॉ कर सकता हूँ, मतलब पूरा पैसा अपने अकाउंट से निकाल सकता हूँ। आई डोंट नीड टू कीप मिनिमम डिपॉजिट। ठीक है, कुछ बैंक्स में मिनिमम डिपॉजिट वाला रूल होता है। मिनिमम डिपॉजिट का रूल का मतलब क्या होता है कि अगर आपने अपना सेविंग अकाउंट खोला है तो उसमें मिनिमम अलग अलग बैंक्स के हिसाब से, जैसे मान लीजिए इंडसइंड बैंक है, इंडसइंड, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपको मिनिमम बैलेंस अपने अकाउंट में हमेशा 10,000 रुपये रखना ही रखना है। ठीक है, SBI की बात करें तो SBI में मिनिमम 500 रुपये आपको रखना ही रखना है, मिनिमम 500 रुपये। ठीक है, पोस्ट ऑफिस, PO बैंक, पोस्ट ऑफिस के भी बैंक्स होते हैं, पोस्ट ऑफिस में अगर आपने सेविंग अकाउंट खोला है तो मिनिमम से मिनिमम पता है 50 रुपये आपको आपके अकाउंट में रखना जरूरी है। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया में मिनिमम 1,000 रुपये आपको अपने अकाउंट में हमेशा, मतलब मिनिमम बैलेंस आपके अकाउंट का 1,000 रुपया होना चाहिए। अब ये मिनिमम बैलेंस के नीचे अगर आपका अकाउंट का पैसा चला जाता है ना, तो बैंक आपसे फिर चार्जेस, आपके ऊपर फाइन लगा देता है, पेनल्टी मार देता है। ठीक है, तो ये विड्रॉल एंड पेमेंट होता है। देन एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विसेज,
बैंक इटसेल्फ इज अ काइंड ऑफ एजेंसी। एजेंसी का मतलब होता है एजेंट, ठीक है। बैंक कभी कभी एजेंट की तरह भी काम करता है। देखो इसके भी कॉन्सेप्ट को समझ लो। एक होता है प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल अपॉइंट करता है एजेंट को और एजेंट पेमेंट करता है थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी, ठीक है। लाइक मैं पंकज, ठीक है, पंकज ने अपर्णा को, पंकज ने अपर्णा को 10,000 रुपए का चेक दिया। कितने का? 10,000 का चेक दिया, ठीक है। ये पैसे मैं देने वाला हूं क्या? नहीं, मैंने सिर्फ चेक इशू किया है। अपर्णा जाएगी मेरे बैंक के पास, ठीक है। वो बैंक अपर्णा को पेमेंट करेगा। अपर्णा थर्ड पार्टी है, मैं फर्स्ट पार्टी हूं और बैंक सेकंड पार्टी मतलब बिचौलिया है, ठीक है। I am not directly paying to Aparna. I am just issuing the check and my bank will work as an agent who will pay to Aparna on my behalf. समझ में आया क्या? इसको बोलते हैं एजेंसी फंक्शन। उसके बाद है प्रॉफिट एंड सर्विस ओरिएंटेशन। अच्छा, बैंक प्रॉफिट कैसे कमाता है? बैंक लोन देके, बैंक खुद भी कई सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करता है। अगर आपने देखे होंगे कुछ बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज बनती है, कुछ टाउनशिप बनती है, तो वहां पर सारा का सारा पैसा कोई भी ओनर नहीं लगा सकता या पब्लिक से सारा का सारा पैसा नहीं लगता। वहां पर बैंक भी अपना इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। और बैंक के जो फंक्शंस है ना, वो धीरे धीरे हर सेक्टर में बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आज के समय में देखो ना, गूगल पे, भीम ऐप आ गया, ये सब हमारे बैंक से कनेक्टेड है। बैंक ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, शेयर्स में कर रहा है, पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, आजकल ऑनलाइन बैंकिंग, सारी सुविधा हम लोगों को मिल चुकी है। उसके बाद इट कनेक्ट्स लिंक, ये लिंक कनेक्ट करता है। अच्छा, कैसे लिंक कनेक्ट करता है वो भी देख लो। जैसे कि पब्लिक है, आज मेरे से डायरेक्टली कोई आकर बोले भैया 10,000 रुपये लोन दो, दोगे क्या? मैं दूंगा क्या? नहीं दूंगा। मैं अपना पैसा देता हूँ बैंक को, ठीक है। बैंक ये पैसा उठाकर दे देगा किसी XYZ आदमी को लोन के रूप में, वो करता रहे जो करना है, बराबर। बट मैं डायरेक्टली किसी को लोन नहीं दूंगा, मैं अपना पैसा दे रहा हूं किसको? बैंक को। बैंक वो पैसा उठाकर किसको दे रहा है? XYZ को लोन के रूप में, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग? बैंक इज कनेक्टिंग अ लिंक बिटवीन पब्लिक एंड द पर्सन हु रिक्वायर्स लोन। आई एम नॉट डायरेक्टली पेइंग टू XYZ, I am paying to my bank, bank will be taking guarantee and that bank will be paying my money to XYZ, ठीक है। So there is no direct link between me and XYZ, there is a mediator, it is called as intermediary। ये intermediary is forming a link between public and business, ठीक है, intermediate। उसके बाद है बैंकिंग बिजनेस। अच्छा, बैंक के बिजनेस क्या होते हैं? अब बैंक के कई सारे बिजनेस हो गए जी। आजकल तो इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे टूल्स, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गए हैं। लाइक कुछ पॉलिसीज बैंक भी देने लग गया है, कुछ डिपॉजिट्स, लॉन्ग टर्म के डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड्स, ये भी एक बिजनेस है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे बिजनेस बैंकिंग के थ्रू किए जाते हैं जो बैंक्स करते हैं नॉर्मली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें दो कैटेगरी है, पहला है प्राइमरी फंक्शन और दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन। ये वाली चीज आपको याद होनी चाहिए, इसके ऊपर से आपको दो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक के ऊपर से आपको दो क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला अच्छा, आपको इसमें प्राइमरी फंक्शंस है और सेकेंडरी फंक्शंस है। देखो, प्राइमरी फंक्शंस जो होते हैं ना, ये किसी भी बैंक के कोर फंक्शंस होते हैं। मतलब अगर कोई बैंक बना है ना, कोई बैंक चालू हुआ है ना, तो उसको ये चीजें करनी ही करनी है। मतलब दीज आर द कोर फंक्शंस, इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे मैं टीचर हूं ना, तो मेरा बेसिक फंक्शन मुझे पढ़ाना ही पढ़ाना है, ठीक है। पढ़ाना मेरा मेन उद्देश्य है। बाद में मैं नीचे जाकर चौकीदारी करता हूं, खाना बनाता हूं, क्या करता हूं, उससे मतलब नहीं है। बट बीइंग अ टीचर एज अ प्रोफेशन, मुझे टीचिंग करना आना ही आना चाहिए और ये मेरा कोर फंक्शन है, तभी मेरे जो टीचर बुलाया जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये काम नहीं करता हूं पढ़ाने का, तो मैं टीचर किस बात का। तो वैसे ही ये जो प्राइमरी फंक्शंस है ना, ये हर बैंक को करने ही पड़ते हैं, तभी उसको बैंक बोला जाएगा।
नहीं तो उसको बैंक बोला ही नहीं जाएगा, ठीक है। और ये वाले जो सेकेंडरी फंक्शंस है ना, इनको बोलते हैं नॉन कोर। क्या बोलते हैं? नॉन कोर फंक्शंस, ठीक है। अब कोर और नॉन कोर में फर्क क्या है? देखो बेटा, तुमको कौन पढ़ा रहा है इससे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? बहुत पड़ता है। पढ़ाने वाले का महत्व होता है, इफेक्ट होता है, इफेक्टिव होना चाहिए, बराबर। पर मेरे यहाँ चौकीदारी कौन कर रहा है बिल्डिंग में, इससे तुमको फर्क नहीं पड़ता। वहाँ लड़का खड़ा है, लड़की खड़ी है, बुढ़ा खड़ा है, जवान खड़ा है, छोटा बच्चा खड़ा है, चौकीदारी इज चौकीदारी, दैट डजंट रिक्वायर एनी स्किल, ठीक है। तुम टीचर को देखकर ट्यूशन में आते हो कि गेट पर चौकीदार कौन है ये देखकर ट्यूशन में आते हो, बराबर है। तो एक क्लास का कोर फंक्शन है पढ़ाना, ठीक है, ना कि चौकीदारी करना। तो वैसे ही एक बैंक के जो कोर फंक्शंस है ना, उसे प्राइमरी फंक्शंस कहा जाता है। नॉन कोर किए तो भी ठीक, नहीं किए तो भी ठीक, ये एक तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप की चीजें होती है, ठीक है। करना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, बट आज के समय में देखो कंपटीशन बैंक्स में भी है, कई सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी मार्केट में आ चुके हैं। तो ओवरऑल सारे फंक्शंस हम देख लेते हैं। प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है सेविंग डिपॉजिट्स। सेविंग डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा एक बैंक का सेविंग अकाउंट है, इंडिविजुअल का सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में आदमी जाकर पैसा जमा करवा रहा है और बैंक उस पैसे को लेकर उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर होता क्या है बेटा, इसको भी देखो। आपका जो सेविंग अकाउंट में पैसा रहता है ना, आप फिजिकल फॉर्म में उसे देते हैं और फिजिकल फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है। उसको डीमटेरियलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीमटेरियलाइजेशन, ये पूछेगा, ठीक है। जब आपका नोट, मैं क्या नोट में दिखाता हूँ, ठीक है। आपका नोट, आपकी करेंसी, ये देखो, ये नोट है, 500 रुपीज़ का नोट है, दिख रहा? आज ही पगार मिली है इतनी मिली है तो ये 500 रुपीज़ का नोट अब मैं क्या करूँगा, बैंक में जाऊँगा, वहाँ पर जो कैशियर बैठा होगा उसको एक स्लिप भर कर दे दूंगा, बराबर। वो क्या करेगा, मेरे अकाउंट में इस पैसे को डाल देगा, ठीक है। अब ये पैसा मैंने तो उसे दे दिया, मुझे पासबुक में दिख जाएगा कि नाउ माय फिजिकल मनी हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। कौन से फॉर्म में? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। उसके बाद मैं उसको ऑनलाइन खर्चा भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये होता है सेविंग डिपॉजिट। दूसरा है फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है। ये फिक्स्ड डिपॉजिट को हम टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं। अच्छा, मैं इसको मिटा दूं क्या पहले, तो थोड़ा क्लियर होगा। पहले वाले प्रोसेस को डीमटेरियलाइजेशन बोलते हैं, समझ में आ गया ना। फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है। सेविंग वाले को डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट। और फिक्स्ड डिपॉजिट को टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट, ठीक है। देखो, 1 जनवरी 2020 को मैंने बैंक में 1 लाख रुपए एज अ फिक्स्ड डिपॉजिट जमा किए फॉर द टाइम ऑफ 1 ईयर, ठीक है। मुझे 1 जनवरी 2021 को बैंक 6% इंटरेस्ट के साथ, कितने? 6% इंटरेस्ट के साथ 1,06,000 रुपये वापस करेगा, ठीक है। अब इसमें बात क्या है कि ये जो डिपॉजिट है ना, ये एक फिक्स्ड पीरियड के लिए है, 1 साल टाइम, ठीक है। टाइम डिपॉजिट बताया ना यहाँ पे, टाइम डिपॉजिट। ये जो डिपॉजिट है ना, ये 1 साल के लिए है। 1 साल से पहले मैं पैसे नहीं निकाल सकता, ठीक है। अच्छा, कुछ केसेस में हम पैसे निकाल भी सकते हैं, बट ये जो इंटरेस्ट है ना, फिर 1,06,000 थोड़ी ना देगा, ठीक है। तो आपका जो 1 साल का टेन्योर है ना, इसको हम बोलते हैं टाइम डिपॉजिट, ठीक है। 1 साल तक आपको वो पैसा निकालना नहीं है। ये जो 6% इंटरेस्ट आपको 1 लाख रुपए पर पे किया जाएगा ना, ये 6% आपको तभी मिलेगा जब आप 1 साल तक अपने पैसे को वहाँ पर फिक्स्ड डिपॉजिट करके रखते हैं, ठीक है। 1 साल होने के बाद में आपको जितने परसेंटेज है उतने परसेंटेज के साथ में आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। इसको बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। उसके बाद आता है करंट डिपॉजिट। अब ये करंट डिपॉजिट जो होता है ना, ये कंपनीज के लिए होता है। कंपनीज, फर्म्स
पार्टनरशिप फर्म्स, एंटरप्राइजेस, इनके लिए होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंपनीज कौन सा अकाउंट खोलती है, फर्म्स कौन सा अकाउंट खोलती है, करंट डिपॉजिट रहता है, ठीक है, करंट अकाउंट, करंट डिपॉजिट। उसके बाद यहाँ पर देखिए रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब आरडी, शॉर्ट में बोला जाता है आरडी, पहले आपने शायद सुना होगा आरडी। आरडी में क्या होता है बेटा, देखो एफडी में क्या हो रहा था, मैं 1 जनवरी 2020 को 1 लाख जमा कर रहा था और यही पैसा 1,06,000 रुपये बन के मुझे 1 जनवरी 2021 को वापस मिलने वाला था, ठीक है, एट 6% इंटरेस्ट के साथ में, ठीक है। अब आरडी में क्या होता है, मैं 1 लाख रुपए पूरे एक साथ डिपॉजिट नहीं कर रहा। मैंने क्या किया, 1/1/2020 को 10,000 रुपये डिपॉजिट किया, ठीक है, 1/2/2020 को 10,000 रुपये डिपॉजिट किया। ऐसे करके मैंने 12 महीने तक, ठीक है, हर महीने 10,000, तो 12 महीने में कितने हो गए, 1,20,000 रुपये मैंने 12 महीने में डिपॉजिट किया। 13th मंथ में मुझे कुछ भी डिपॉजिट नहीं करना है। 14th मंथ में मुझे 1,06,000 रुपये वापस मिलेंगे, ठीक है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर पूरा का पूरा पैसा एक बार में जमा करना था 1 लाख रुपए, यहाँ पर आपको हर महीने जमा करना है, रिकरिंग, बार बार, रिकरिंग का मतलब होता है बार बार, ठीक है। यहाँ पर आपको 12 महीने में 1,06,000 मिल रहे थे, यहाँ पर आपको 14 महीने में 1,06,000 मिल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है 1 महीना और आगे बढ़ जाए, तो इसे कहते हैं आरडी और उसे कहते हैं एफडी, ठीक है। उसके बाद ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस, दूसरा जो फंक्शन है यहाँ पे, सबसे पहला ओवरड्राफ्ट। तो आपको अभी बताया था ओवरड्राफ्ट क्या होता है, आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे ज़्यादा आप विड्रॉ कर सकते हैं। ये बेसिकली ये जो फैसिलिटी है ना, ये कंपनीज को बैंक्स ज़्यादा देता है। उसके बाद है कैश क्रेडिट, उधार में पैसा आप ले सकते हो। लाइक मेरी 6 लाख रुपए की एफडी पड़ी है इंडियन ओवरसीज़ बैंक में, मान लो फॉर एग्जांपल 6 लाख रुपए की मेरी एफडी इंडियन ओवरसीज़ बैंक में रखी हुई है। अब मैं बैंक से लोन लेना चाहता हूं, तो वो जो 6 लाख रुपए है ना, वो ऑलरेडी एज अ सिक्योरिटी बैंक उसे टेक ओवर कर लेगा, और जो भी मैं लोन लेना चाहता हूं ना थोड़े समय के लिए, वो लोन दे देगा, ठीक है। मान लो 6 लाख रुपए मैं तोड़ना नहीं चाहता, ये 6 लाख की एफडी को मैं तोड़ना नहीं चाहता, मुझे सिर्फ 10,000 रुपए की ज़रूरत है। कितने की? 10,000 की। तो बैंक क्या करेगा, ये 6 लाख वाले को कोलेट्रल या फिर ऐसा बोलूँ मॉर्गेज या फिर सिक्योरिटी रख लेगा, अपने पास रख लेगा और बोलेगा ठीक है 10,000 रुपये ले जाओ। अगर तुमने रीपे नहीं किया, ये 10,000 वापस नहीं किए, तो ये 6 लाख रुपए में से बैंक अपना पैसा निकाल लेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कैश क्रेडिट। उसके बाद लोन तो कई तरह के होते हैं, आज के समय में आप भी जानते हो 25 तरह के लोन हैं, ठीक है। वो लोन की भी फैसिलिटी आप ले सकते हैं। लोन के बाद में है डिस्काउंटिंग। अब ये डिस्काउंटिंग वाला सिस्टम भी आप समझ लो, ये बेसिकली बिल्स के लिए किया जाता है, दिख नहीं रहा था थोड़ा। ये डिस्काउंटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बिल्स के लिए किया जाता है, बिल डिस्काउंटिंग। अभी आपको पहले ही मैंने बताया कि आप अपने बिल्स को एक्सचेंज कर सकते हो, आप अपने बिल्स को बैंक के पास में गिरवी रख सकते हो और बैंक वाला बिल अपने पास रखने के बाद में आपको उसके एवज में पैसे दे देगा। उसके बाद है एजेंसी फंक्शन, ठीक है। एज एन एजेंट क्या क्या काम करता है बैंक, तो सबसे पहला है ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, एक आदमी से लेकर दूसरे आदमी को देना। उसके बाद पीरियोडिक पेमेंट्स, ट्रांसफ़र, जैसे सैलरीज है। उसके बाद चेक का कलेक्शन करना, चेक कलेक्ट करने के लिए, और अदर फंक्शंस, ठीक है। उसके बाद यूटिलिटी फंक्शन, लॉकर फैसिलिटी देना। मतलब ये ऐसे फंक्शंस हैं जो कोर एक्टिविटीज़ में नहीं आते, ठीक है। ऐसे संविधान में या बैंकिंग एक्ट में नहीं लिखा है कि जो बैंक खोलेगा उसको लॉकर फैसिलिटी देना जरूरी है, ठीक है। दूसरा है ड्राफ्ट मतलब डीडी, ड्राफ्ट बनाना, कुछ फॉर्मेट्स बनाना, फ्रैंकिंग करना। फ्रैंकिंग, किराए पर जब हम घर देते हैं ना, तो बैंक फ्रैंकिंग कर देता है, मतलब बैंक बीच में एक अथॉरिटी बन जाता है, जो आपको, अगर किराएदार ने घर खाली नहीं किया तो बैंक वो घर आपको खाली करवा कर देगा।
Number 3 is underwriter. Underwriter is a kind of guarantor. Underwriter is a kind of guarantor. ये गारंटी लेते हैं, ठीक है, गारंटी लेते हैं किस चीज़ की, अब वो उसके लिए थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा। जैसे एक कंपनी है, उसने अपना IPO मतलब अपने शेयर्स मार्केट में बेचने के लिए निकाले। अब इन लोगों ने 1000 शेयर्स बेचने के लिए निकाले, बट इनके शेयर्स 800 ही बिके। अब सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का रूल है कि आपने अगर 100 शेयर बेचने के लिए निकाले हैं ना, तो आपके 95% या फिर मिनिमम 90% शेयर्स आपके बिक जाने चाहिए, तभी तो आपकी कंपनी लिस्ट हो पाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो 1000 में से 800 शेयर्स बिक गए हैं, मुझे मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए 900 शेयर्स मिनिमम बेचने ही थे। तो अब ये 100 शेयर कौन लेगा? ये 100 शेयर बैंक ले लेगा। अच्छा, बैंक तुम्हारा ससुर तो नहीं है, बैंक तुमको बोलेगा जो भाव में लोगों को बेचा ना उससे 10 रुपए कम में मैं लूँगा, बेचना है तो बोल। मतलब डिस्काउंट रेट में आपको अपने शेयर्स बैंक को देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, करे तो भी ठीक है, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगा दिया और कुछ गरीबों की शादियां करवा दिया, ये सारी चीज़ें बैंक करवा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, इसको अच्छे से देख लो, इसके ऊपर भी 2 क्वेश्चन है आपको। बैंकिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। RBI का एक्ट कौन सा है उसे भी समझ लो, RBI का एक्ट। उसके बाद RBI इज द एपेक्स बॉडी, ठीक है। RBI को ही हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं, याद रखना, कंफ्यूजन होगा। सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री इज RBI। आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा विच इज नोन एज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, तो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो है RBI एंड इट इज द एपेक्स बॉडी, इट इज द एपेक्स बॉडी, ठीक है। तो इसके पास 2 तरह के बैंक्स आते हैं, एक है शेड्यूल्ड बैंक और एक है अनशेड्यूल्ड बैंक, ठीक है। शेड्यूल्ड बैंक का मतलब क्या होता है, देखो बेटा, जैसे RBI के एक्ट में शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, ठीक है, कुछ धाराएं दी हुई है, इस धारा के अंतर्गत ये बैंक बना है, ठीक है। तो जो बैंक्स उसके शेड्यूल के मतलब उसके रूल्स, उसकी धाराओं, एक्शन, सेक्शन और प्रोविजंस के हिसाब से बने हैं उसे कहते हैं शेड्यूल्ड बैंक। और ऐसे बैंक जो उसके हिसाब से नहीं बने हैं, मतलब उसके प्रोविजंस के हिसाब से नहीं बने हैं, उनको बोलते हैं अनशेड्यूल्ड बैंक। तो ऐसे बैंक्स इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। बट कुछ जगह पर साहूकारी वाले बैंक और ऐसे कुछ जगह पर परवाना का मतलब होता है लाइसेंस, ऐसे कहीं कहीं पर परवाना बैंक दे भी देता है कि जाओ खोल लो। अब कुछ ऐसे एरियाज होते हैं ना जहाँ पर बैंक को पहुँचना या बैंक की किसी ब्रांच को खोलना ईजी नहीं रहता, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, वहाँ पर बैंक्स ऐसे अनशेड्यूल्ड बैंक को या फिर एजेंट को परमिशन दे देते हैं कि तुम वहाँ जाकर अपना बैंकिंग सिस्टम थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर लो, ठीक है। तो शेड्यूल्ड बैंक में क्या आता है, सबसे पहले कमर्शियल बैंक। अब देखो बेटा, जब मैं कमर्शियल बैंक की बात करूँगा तो इसका मतलब ये वो बैंक है जो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से, क्या कमाने के उद्देश्य, प्रॉफिट अर्निंग मोटिव से बैंक बने हैं, ठीक है। कमर्शियल देयर कोर ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। वेयर एज कोऑपरेटिव बैंक्स का उद्देश्य नो प्रॉफिट जनरेशन, ठीक है। इनको प्रॉफिट नहीं कमाना है, नो प्रॉफिट जनरेशन, इनको लोगों की भलाई करना है, जनता का वेलफेयर मतलब पब्लिक वेलफेयर के लिए बने हैं। इनका मोटिव, मेजर मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, इनका मेजर मोटिव है पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से उतरते हैं और कोऑपरेटिव बैंक नो प्रॉफिट जनरेशन, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं उतरे। कमर्शियल बैंक में 4 कैटेगरीज है। सबसे पहला है पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसमें आता है SBI। पब्लिक सेक्टर मतलब नेशनलाइज्ड बैंक, ठीक है। नेशनलाइज्ड का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो, जहां पर गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग होती है ना उसको बोलते हैं नेशनलाइज्ड बैंक, ठीक है। जहां पर गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग नहीं होती, अंडरटेकिंग का मतलब गारंटी, जैसे मैं SBI की बात कर रहा हूं तो SBI इज एन अंडरटेकिंग बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इसकी अंडरटेकिंग लेता है कि अगर आप SBI में पैसा डालते हो और वो पैसा
अगर डूब भी जाता है तो गवर्नमेंट आपको रीपे करेगी, बिकॉज इट इज़ अ नेशनलाइज्ड बैंक। ठीक है, तो SBI इज़ अ नेशनलाइज्ड बैंक। SBI की बहुत सारे एसोसिएट बैंक हैं। ठीक है, SBI के एसोसिएट बैंक बहुत सारे, लाइक स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ राजस्थान और स्टेट बैंक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये सब SBI के ही क्या बोलना चाहिए सबऑर्डिनेट हैं या एंसिलरीज है। ठीक है, SBI एक मदर है, एक माँ है, और बाकी के जो स्टेट बैंक ऑफ राजस्थान, स्टेट बैंक ऑफ आंध्र प्रदेश, स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सारे के सारे जो है ना ये स्टेट बैंक के ही बच्चे हैं। ठीक है, उसके बाद अदर नेशनलाइज्ड बैंक, आपको नेशनलाइज्ड का मतलब बताया मैंने अभी, कौन से बैंक को हम नेशनलाइज बोलते हैं, जहाँ पर पब्लिक अंडरटेकिंग होती है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट का हाथ है, जहाँ पर गवर्नमेंट ने गारंटी ली है, उनको हम बोलेंगे नेशनलाइज्ड बैंक। ठीक है, वो क्वेश्चन आएगा। उसके बाद अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ऐसे कई सारे बैंक्स हैं। उसके बाद है प्राइवेट सेक्टर बैंक। अच्छा, यहाँ पर गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग नहीं है, लाइसेंस दिया है गवर्नमेंट ने पर गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग नहीं है। यहाँ पर आपका पैसा डूबा तो डूब गया। ठीक है, मान लो आपने 10 लाख रुपए लगाए थे, यहाँ डिपॉजिट किए थे, और अगर ये बैंक डूब गया तो पैसा वापस मिलेगा, पर कितना मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है 10 लाख रुपए वाले को 2 लाख रुपए वापस किए जाए, या फिर 1 लाख रुपए वापस किए जाए, या फिर कुछ भी ना वापस किया जाए, ऐसा भी हो सकता है। पहले कई केसेस हो चुके हैं। एक साधना बैंक हुआ करता था नागपुर में, डूबा, लोगों को पैसा नहीं मिला वापस। अभी एक PMC बैंक है मुंबई में, उसका भी ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं फॉरेन सेक्टर बैंक्स, लाइक रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड मतलब ये जो बैंक्स होते हैं ना, ये फॉरेन में रजिस्टर्ड होते हैं और काम करते हैं इंडिया में। ठीक है, उसके बाद रीजनल रूरल बैंक्स, RRB बहुत फेमस है, इसमें आता है नाम नाबार्ड का, NABARD। ठीक है, एग्रीकल्चर। तो ये जो बैंक्स होते हैं ना रीजनल, ये हर जगह होते हैं। ठीक है, ये इसके नाम से ही पता लग रहा है कि एक रीजन में रूरल को डेवलप करने के लिए, रूरल को बैंकिंग सिस्टम मतलब गांव वालों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए RBI ने इस कमर्शियल बैंक्स को बनाया है। ठीक है, अगेन रीजनल रूरल बोला है, बट इट इज नॉट अ नॉन कमर्शियल बैंक, इट इज अ कमर्शियल बैंक। उसका मोटिव पैसा कमाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। इसको अच्छे से पढ़ लो, ये चीज आपने समझ ली तो समझ लो आपका 50% पेपर ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर जब मैं सेंट्रल बैंक बोल रहा हूँ तो किसकी बात कर रहा हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। कमर्शियल बैंक मतलब फॉर एग्जाम्पल ले लो बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक का मतलब क्या होता है, द बैंक विच लुक्स आफ्टर द मॉनिटरी सिस्टम। मॉनिटरी सिस्टम ऑफ द कंट्री इज नोन एज सेंट्रल बैंक। मॉनिटरी सिस्टम क्या होता है, लाइक इंडिया में इन्फ्लेशन कैसा है, ठीक है, इंडिया में डिफ्लेशन कैसा है। दूसरी बात, अगर मैं लोन लेता हूं किसी से, किसी बैंक से मैं लोन लेता हूं तो उस लोन का इंटरेस्ट परसेंट कितना होगा। बहुत गंदा हो गया ना, नया नया पेन है ना तो चलने में समय लगता है। ठीक है, तो समझो, अगर मैं लोन ले रहा हूं तो मुझे कितने परसेंट इंटरेस्ट देना होगा। अगर मैं पैसे डिपॉजिट कर रहा हूं तो बैंक मुझे कितने परसेंट इंटरेस्ट देगा। ठीक है, ऊपर वाले में मुझे इंटरेस्ट पे करना है और यहां पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, तो कितने परसेंट मिलेगा ये निर्धारित करने का काम किसका है, RBI का है। ठीक है, उसके बाद अच्छा इसमें एक आता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ये पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे अपन, ये क्वेश्चंस आएंगे देख लेना। कमर्शियल बैंक क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू द पब्लिक इज नोन एज कमर्शियल बैंक। अच्छा, मैं अपना अकाउंट सेंट्रल बैंक में RBI में जाकर नहीं खोल सकता, मैं अपना बैंक खोल सकता हूं कमर्शियल बैंक में। ठीक है, अब बेसिस ऑफ डिफरेंस, व्हाट इज इट, ये जो RBI है वो है क्या, पढ़िए उसको क्या लिखा है, इट इज अ बैंकर टू द बैंक्स एंड गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है,
सेंट्रल बैंक में मैं या आप इंडिविजुअल या कोई फर्म अपना पैसा वहां जमा नहीं करवा सकती, ठीक है। आरबीआई इज अ बैंक टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अपना पैसा आरबीआई में जमा करवाती है, इंडिविजुअल या कोई कंपनी अपना पैसा वहां जमा नहीं करवाती, ठीक है। जैसे हमारा अकाउंट कमर्शियल बैंक में होता है ना, वैसे ही गवर्नमेंट का अकाउंट रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में होता है, ठीक है। उसके बाद कमर्शियल बैंक, इट इज अ बैंकर टू द सिटीजन ऑफ द नेशन। देखिए, टू द सिटीजन, ये सिटीजन के लिए बना है और ये गवर्नमेंट के लिए बना है, ठीक है। फिर गवर्निंग स्टैट्यूट, कौन से धारा कौन से रूल के अंदर, तो इसका जो एक्ट दिया है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, इसको याद रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। और कमर्शियल बैंक रजिस्टर्ड होते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ध्यान रखना, ये पूछेगा एक्ट। उसके बाद सेंट्रल बैंक की ओनरशिप किसके पास है? पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। कमर्शियल बैंक में कुछ बैंक पब्लिक सेक्टर के हैं, कुछ बैंक प्राइवेट सेक्टर के हैं, लाइक एक्सिस बैंक, ये पब्लिक सेक्टर का नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इंडसइंड बैंक, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है। उसके बाद आरबीएल है, जना कर एक आया है, जेएनए, ये सब प्राइवेट सेक्टर के बैंक है। पब्लिक सेक्टर में क्या आता है? एसबीआई आता है, इलाहाबाद बैंक आता है, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक आता है, बैंक ऑफ इंडिया आता है, आईडीबीआई आता है। तो ये सब जो बैंक्स हैं ना, ये पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं। उसके बाद प्रॉफिट मोटिव, पढ़िए क्या लिखा है उसमें, इट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर मेकिंग प्रॉफिट फॉर इट्स ओनर। एक तो बैंक ऑफ रिजर्व बैंक का कोई ओनर होता नहीं है, वहाँ तो डायरेक्टर बैंक गवर्नमेंट ही होती है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से नहीं है। और कमर्शियल बैंक, इट एग्जिस्ट फॉर मेकिंग प्रॉफिट फॉर इट्स ओनर। कमर्शियल बैंक पैसे कमाने के लिए ही बैठा है, अभी ऊपर शुरुआत में बताया था। मॉनेटरी अथॉरिटी, इट इज द सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम मतलब सबसे ऊपर वाली अथॉरिटी यही है, सुप्रीम अथॉरिटी विथ वाइड पावर्स। इसके पावर मतलब इसका जो स्कोप है ना, दायरा, वो दायरा बहुत बड़ा है, ठीक है। ऑल बैंक्स, जितने भी बैंक्स हैं सबके सब आरबीआई के दायरे में आते हैं, ठीक है। और कमर्शियल बैंक के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या है? पब्लिक का वेलफेयर करना, इकोनॉमी को डेवलप करना, ठीक है। इकोनॉमी को डेवलप कैसे किया जाता है तो उसका भी एग्जांपल देख लो। आज अगर बैंक लोन 1% पर दे रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेंगे तो कोई ना कोई बिजनेस सेटअप करेंगे, बिजनेस सेटअप करेंगे तो प्रॉफिट कमाएंगे, पैसा ज़्यादा आएगा तो अवकाली मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उनका बढ़ जाएगा। सस्ते कपड़े पहनने वाले महंगे कपड़े पहनेंगे, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाएगा। 2 व्हीलर पर चलने वाले 4 व्हीलर पर चलेंगे, 4 व्हीलर वाले प्लेन में घूमेंगे, ऐसे सिस्टम चेंज हो जाएगा, ऐसे इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। कमर्शियल बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। सेंट्रल बैंक, मनी सप्लाई, अल्टीमेट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ मनी, ठीक है। जो भी नोट, करेंसी, अभी दिखाया था ना 500 का नोट, मेरी पगार मिली थी वो वाला, वो जो नोट है ना वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया है, समझा। और ये जो नोट है ना, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, हमने कई बार पढ़ा होगा, इस नोट पर लिखा रहता है आई प्रोमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 500 रुपीज़। मतलब जिस किसी के हाथ में ये नोट रहेगा ना, उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर है, अभी कौन है पता है? ये तो उर्जित पटेल के नाम का है, अभी है शक्तिकांत दास, ही इज गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नॉट हाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ मनी है आरबीआई, पैसा आरबीआई से ही आता है। उसके बाद कमर्शियल बैंक का ऐसा कोई फंक्शन नहीं, क्योंकि कमर्शियल बैंक ना कॉइन्स को प्रिंट करता है, ना ही नोट को प्रिंट करता है, ठीक है। प्रिंटिंग और ये सारी की सारी अथॉरिटी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। नीचे लिखा है देखो, राइट टू प्रिंट एंड इशू करेंसी नोट्स,
सेंट्रल बैंक कर सकता है, कमर्शियल बैंक अपने पैसे नहीं छाप सकता, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल बैंक डील्स विद बैंक्स एंड गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक का वास्ता किससे है? दूसरे बैंक के साथ और गवर्नमेंट के साथ में। इसको डायरेक्टली पब्लिक से लेना देना नहीं है, ठीक है। इसका पब्लिक से डायरेक्ट इंटेंशन नहीं है, रिलेशन नहीं है। हाँ, सेंट्रल बैंक की कोई पॉलिसी का इफेक्ट पब्लिक के ऊपर जरूर पड़ सकता है, ठीक है। लाइक अगर सेंट्रल बैंक ने लोन का जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको गिरा दिया तो पब्लिक को इससे फायदा होगा, बट डायरेक्टली रिजर्व बैंक कहीं घुसेगा नहीं, वो कमर्शियल बैंक को ही ऑर्डर देगा, कमर्शियल बैंक ही करते हैं, ठीक है। और उसमें देखिए डील्स विद जनरल पब्लिक, ठीक है। आरबीआई की कितनी ब्रांचेस है? 1। कमर्शियल बैंक तो गली कोने में मिल जाते हैं, यहाँ देखो एक लाइन से 25 बैंक मिल जाते हैं लाइन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई क्या है? इट इज अ सेंट्रल बैंक, मेन रोल इन मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग फाइनेंशियल सोवरेनिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अच्छा, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो आता है ना, वो भी मॉनेटरी पॉलिसी के वजह से आता है। मॉनेटरी पॉलिसी अगर गलत होगी तो इसके वजह से इन्फ्लेशन आएगा, और इन्फ्लेशन आएगा तो क्या होगा? लोगों की नौकरियां चली जाएगी, ठीक है। यहाँ डेफिनेशन पढ़ लीजिए। अ सेंट्रल बैंक इज द बैंक इन एनी कंट्री टू विच हैज बीन एंट्रस्टेड द ड्यूटी ऑफ रेगुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ करेंसी एंड क्रेडिट इन दैट कंट्री। डेफिनेशन समझ में आई? ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। आरबीआई इज अ रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है। एपेक्स बॉडी, इसी को हम रेगुलेटरी बॉडी बोलते हैं। आरबीआई ही निर्धारित करती है कि इकोनॉमी में कितना पैसा हमको फ्लोट करना है और कितना पैसा हमको इकोनॉमी में रखना है। अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया ना तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, अगर लोगों के पास कम पैसा आया ना तो डिफ्लेशन आ जाएगा। तो इसलिए इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन ना आए, इसलिए मनी का जो फ्लो होता है ना, उसको मेंटेन करने का काम आरबीआई करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इंडियन इकोनॉमी, ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्या करता है? प्रमोशन ऑफ कमर्शियल बैंक, लोगों तक बैंक को पहुंचाना। प्रमोशन ऑफ रूरल बैंकिंग, गांव-गांव में बैंक को पहुंचाना। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को फाइनेंस करना, इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंस करना, एक्सपोर्ट क्रेडिट करना। रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट, उधार क्या किस हिसाब से दिया जाएगा। क्रेडिट टू वीकर सेक्शन, जो गरीब लोग हैं उनको भी पैसे देना कम ब्याज दर पे। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ बिल मार्केट, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। उसके बाद एक्सचेंज कंट्रोल, तो ये एक्सचेंज क्या कौन सा एक्सचेंज है पता है? ये फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहा है। आज $1 की वैल्यू इंडिया में $1 US डॉलर इज इक्वल टू 74 रुपीज़ इंडियन, ठीक है। 74 इंडियन रुपीज़। $1 इज इक्वल टू 74 इंडियन रुपीज़, इतना बढ़ गया है, ठीक है। तो ये सब मेंटेन करने का काम किसका है? आरबीआई का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के कुछ ट्रेडिशनल फंक्शंस है, एक बार फटाफट देख लो, इसमें अपन ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। ये क्या करता है? बैंक ऑफ इशू। बैंक ऑफ इशू क्या इशू करता है? ये नोट इशू करता है, करेंसी छापने का काम है। ये गवर्नमेंट बैंकर, एजेंट एंड एडवाइज़र है, गवर्नमेंट को समय समय पर एडवाइस देता है। लाइक नोटबंदी हुई थी तो उसमें गवर्नर ने एडवाइस दिया था। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं ना वो अपना पैसा आरबीआई के पास में रखते हैं। देन नंबर 4 कस्टोडियन ऑफ इंटरनेशनल करेंसी, जो बाहर से पैसे आते हैं उसको भी आरबीआई अपने पास ही रखता है। लाइक मैं दुबई गया था, मान लो गया था, दुबई से मुझे जो दिनार मिले थे ना, दिनार, वहाँ मैंने कुछ काम किया और मुझे उसकी पेमेंट की गई, तो वो मुझे वहाँ के दुबई की करेंसी में की गई। अब यहाँ आकर इंडिया में ऐसे दुकान वाले चाय की टपरी पर तो मैं चला नहीं सकता उसको, तो मैं गया बैंक के पास, बैंक में वो पैसे दिया, बैंक ने मान लो
उसका 1,000 रुपया बनता था तो बैंक ने मुझे 900 रुपये दे दिया और 100 रुपये खा गया, ठीक है। तो और वो पैसे अपने पास रख लिया, जब रेट बढ़ेगा बैंक उसको बेच देगा। उसके बाद बैंक ऑफ रीडिस्काउंट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये याद रखना, आपसे पूछेगा हु इज नोन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब क्या होता है, जब तुमको कहीं पर से भी पैसा नहीं मिलेगा तो तुम किससे पैसा मांगोगे, आरबीआई से। तुम नहीं, मतलब गवर्नमेंट को कोई भी चीज के लिए अगर पैसा हो तो आरबीआई ही उसके लिए हेल्प कर सकता है, ठीक है। उसके बाद इट इज अ बैंक ऑफ सेंटर क्लियरेंस एंड सेटलमेंट एंड इट इज अ कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। डेवलपमेंटल फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस को थोड़ा सा देख लो। डेवलपिंग स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्फ्लुएंसिंग मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, ये भी आने वाले 4th यूनिट इसी के ऊपर है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल डेटा, अब ये जो स्टैटिस्टिकल डेटा है ना, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कलेक्ट किया जाता है। हमारी देखो, एक देश की इकोनॉमी का इम्पैक्ट दूसरे देश की इकोनॉमी पर भी पड़ता है। आज अगर यूएसए में डिप्रेशन आ जाता है, मार्केट खराब या क्रैश हो जाता है, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ेगा, क्योंकि ये ग्लोबल इकोनॉमी की बात हो रही है। अब वो वाला जमाना नहीं रहा कि बाजू में बम फटा तो अपने घर पर कुछ नहीं होगा। यहाँ पर ऐसा है कि पाकिस्तान में या फिर यूएई में अगर भूकंप आ गया और वहाँ से अगर तेल बेचना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचना यूएई गल्फ कंट्रीज ने बंद कर दिया, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ेगा। ग्लोबल इकोनॉमी है, ठीक है। चलिए अब इसको देख लो, इंपॉर्टेंट है। कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेगुलेशन है आरबीआई के, जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू फॉलो करवाता है। दीज आर नोन एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ आरबीआई फॉर मनी कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ आरबीआई इन मनी कंट्रोल, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें एक है मॉनेटरी पॉलिसी और एक और है जिसका नाम है फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल तक अपन नहीं जाएंगे, मॉनेटरी पॉलिसी को आप समझ लीजिए कि फिस्कल पॉलिसी इज फॉर गवर्नमेंट और यहाँ अपन आरबीआई की बात कर रहे हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इट रेफर्स टू द यूज ऑफ सर्टेन रेगुलेटरी टूल्स। देखो यहाँ पर जो वर्ड लिखा है इसको समझ लो, रेगुलेटरी टूल्स बोल रहा है। गैस का रेगुलेटर होता ना, उसको घुमाने से आग बढ़ भी जाती है और सिम पे करो तो आग कम हो जाती है, ठीक है। तो use of certain regulatory tools under the control of RBI in order to regulate the availability, cost and use of money and credit, ठीक है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो जो फ्लो ऑफ मनी इन इंडियन इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। फ्लो ऑफ मनी इन इंडियन इकोनॉमी is controlled by बहुत गंदी राइटिंग आ रही इससे, ठीक है, तुमको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं पीपीटी बना कर आया है ना, नहीं तो ये भी सब लिख लेता था। इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई एपेक्स बॉडी है, 25 बार मैं बोल चुका हूँ और 2 बार सुन लो। आरबीआई इज द एपेक्स बॉडी, यही मनी के फ्लो को इकोनॉमी में मेंटेन करता है, ठीक है। अभी तुमको बताया, लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया तो इन्फ्लेशन आएगा, कम पैसा आ गया तो डिफ्लेशन आएगा। इन्फ्लेशन का मतलब क्या, व्हेन वैल्यू ऑफ मनी गोज डाउन, व्हेन वैल्यू ऑफ मनी गोज डाउन। और डिफ्लेशन का मतलब क्या, व्हेन वैल्यू ऑफ मनी गोज अप, ठीक है। तो इसमें फ्लो को मेंटेन रखना जरूरी है, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा भी पैसा ना जाए और कम भी पैसा ना जाए। तो इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, ये जो आपके सामने लिखे हुए ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेगुलेशन, ये टूल्स हैं जिसके जरिए, ये 4 जो लिखे हैं ना, CARR, SLR, RR, ये जो लिखे हुए हैं ना RR, ये टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके जरिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्लो ऑफ मनी को मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स टू कंट्रोल फ्लो ऑफ मनी इन इकोनॉमी। बात
तो सबसे पहला डायरेक्ट में क्या दिया है, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। देखो CRR, ये कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है, ये पेपर में 101% पूछेगा CRR क्या होता है। CRR क्या है भैया, तो देखो इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश दैट कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विथ RBI एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। ठीक है, जैसे मान लो बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया को कुछ परसेंटेज पैसा RBI के पास जमा रखना जरूरी है। जैसे अगर रिजर्व बैंक में मैं 1 लाख रुपया जमा करता हूँ तो इसका 5% दैट इज 5,000 रुपीज़ BOI को RBI के पास जमा करना जरूरी है। ठीक है, एक चीज़ और बताऊँ, अगर बैंक कोई भी डूब जाता है ना तो 50,000 रुपया तक ही तुम्हारे को रिटर्न, मतलब तुम्हारा पैसा 50,000 तक ही सुरक्षित है, इससे ज़्यादा पैसा नहीं। मेरा 1 लाख डूब गया ना तो डूब गया, अगर बैंक ही डूब गया, क्रैश हो गया, तो द मैक्सिमम अमाउंट विच आई विल बी गेटिंग बैक इज 50,000। तुम 50,000 तक इंश्योर्ड हो, तुम्हारा बैंक में जो पैसा रखा है ना वो 50,000 तक ही इंश्योर्ड है कि अगर पैसा डूब गया तो तुमको 50,000 वापस मिलेगा। कई लोगों को ये बातें पता नहीं रहते, उल्टा पता है, जो पोस्ट ऑफिस है ना जिस पर अपन ध्यान नहीं देते, यहाँ पर आपका पूरा का पूरा पैसा सिक्योर है, पोस्ट ऑफिस कभी डूबेगा नहीं, और इनकेस डूब भी गया तो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। ठीक है, गवर्नमेंट ही है जो उसको चला रही है, तो आपको मेजॉरिटी पैसा वापस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो CRR आपको समझ में आ गया, ये वो अमाउंट होता है जो रिजर्व बैंक के पास में कमर्शियल बैंक को जमा रखना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब इस SLR में क्या होता है, इट इज द अमाउंट दैट कमर्शियल बैंक्स, अच्छे से पढ़ो, कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज बिफोर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द कस्टमर। समझो, मतलब इसको कोलेट्रल बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, कोलेट्रल। ठीक है, आज अगर मैं बैंक से 10 लाख रुपए का लोन मांगता हूं तो बैंक बोलेगा अच्छा हम तेरे को लोन तो देंगे, तेरी शक्ल थोड़ी बहुत ठीक दिख रही है, पर ये 10 लाख रुपए हमने तेरे को दिए और तू भाग गया तो वो पैसा वापस कहाँ से आएगा। तो मैं बोलूँगा भैया मेरे को पैसे तो चाहिए, तो बैंक क्या बोलेगा, भैया तू एक काम कर, मॉर्टगेज कर। क्या कर, मॉर्टगेज कर, मतलब कोई ना कोई चीज़ गिरवी रख दे। गिरवी, ये वर्ड आपने सुना होगा, गिरवी रख दे। ठीक है, तो अब मेरे पास गिरवी रखने के लिए क्या क्या है, मैं गोल्ड, सोना गिरवी रख सकता हूँ, प्रॉपर्टी के पेपर गिरवी रख सकता हूँ, अपनी गाड़ी गिरवी रख सकता हूँ, ऐसी कई सारी चीज़ें जिनको मैं गिरवी रख सकता हूँ। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज SLR, मतलब कमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया को मेरे को अगर लोन देना है तो मुझसे कुछ पैसे उसके पास में रखवाने पड़ेंगे, पैसे नहीं, कोई ना कोई प्रॉपर्टी रखवानी पड़ेगी। उसके बाद है इनडायरेक्ट रेगुलेशन। इनडायरेक्ट रेगुलेशन में आता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। बहुत इजी है, इसको समझ लो अच्छे से। रेपो रेट का मतलब होता है जब कमर्शियल बैंक, जब बैंक ऑफ इंडिया को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो किसके पास जाएगा, RBI के पास जाएगा। जिस रेट पर RBI बैंक ऑफ इंडिया को लोन देगा उसको कहेंगे रेपो रेट, रेपो रेट। ठीक है, समझा क्या हुआ, बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक है, ये कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक RBI से पैसे मांगा कि भैया मेरे को पैसे की जरूरत है। RBI बोला पैसे तो देता हूं पर मैं तेरे को इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, इसको बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं, रेपो रेट। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना उसको बोलते हैं रेपो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, द परसेंटेज ऑन विच सेंट्रल बैंक विल बी गिविंग मनी या लेंडिंग मनी टू द कमर्शियल बैंक, दैट इज रेपो रेट। ठीक है, अब देखो कभी ऐसा भी हो सकता है कि RBI को पैसे की जरूरत पड़े, तो ऐसा मत बोलो कि वो तो खुद ही एपेक्स बैंक है, छाप लेना उसको पैसे, ऐसा नहीं होता। ऐसे अंड संड कोई भी छाप नहीं लेता, उतना
गोल्ड रिजर्व होना चाहिए आपके पास उतने नोट छापने के लिए, ठीक है। तो आरबीआई को जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आरबीआई भी बैंक ऑफ इंडिया से पैसा ले सकता है, ठीक है। तो आरबीआई ने जब दिया था तो रेट चार्ज किया था ना, तो बीआईओ क्या छोड़ देंगे इसको? बैंक ऑफ इंडिया भी क्या बोलेगा, भैया तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जिस रेट पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लोन देता है उसे कहते हैं आरआरआर, रिवर्स रेपो रेट। चलो पढ़ो इसको, नीचे क्या लिखा है, द रेट एट विच आरबीआई इज विलिंग टू बोरो लोन या फिर मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। अच्छा, इसमें एक मजे वाली बात क्या है पता है क्या, जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देगा ना तो वो कितने इंटरेस्ट पर देगा ये आरबीआई निर्धारित करेगा, पहली चीज। और जब कमर्शियल बैंक से लोन लेगा ना तो कितने परसेंट पर लेगा ये भी आरबीआई निर्धारित करेगा, उसमें कुछ कमर्शियल बैंक की नहीं चलने वाली है। तो ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ओके, लास्ट, दिस इज लास्ट, फंक्शंस एंड वर्किंग ऑफ रिजर्व बैंक, ठीक है। इनको अच्छे से समझ लो, आपको इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द मॉनेटरी फंक्शंस एंड व्हाट आर द नॉन मॉनेटरी फंक्शंस। अगेन इसको हम बोल सकते हैं कोर एंड नॉन कोर फंक्शंस, ठीक है। ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं मॉनेटरी फंक्शंस जो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी फंक्शन कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये करना ही है। ये सेकेंडरी फंक्शन है, किया तो भी ठीक, नहीं किया तो भी ठीक है, इंडिया में तो सब चलता है, ठीक है। तो मॉनेटरी फंक्शन क्या है, इशू ऑफ बैंक नोट्स, बैंकर्स टू गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, मतलब जो छोटे कमर्शियल बैंक है वो अपना पैसा यहाँ जमा कराते हैं, गवर्नमेंट का अकाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में होता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, क्रेडिट कंट्रोल, फिर सुपरवाइजरी फंक्शन, मतलब किसी को बैंक खोलना है तो लाइसेंस कौन देगा, कवरेज ऑफ बैंक ऑपरेशंस, बैंक के कई सारे ऑपरेशंस होते हैं वो ऑपरेशंस को भी कंट्रोल करना, उसके बाद लिक्विडेशन ऑफ वीक बैंक्स, ऐसे बैंक जो दिवालिया होने वाले हैं उनको दिवालिया होने से बचाना, या तो रीस्ट्रक्चर कर वापस पुनर्जीवित करना, लाइक येस बैंक आपने सुना होगा, कंगाल हो चुका था तो उसको वापस से इन लोगों ने जीवन दान दिया। पीएमसी एक बैंक है अभी जो महाराष्ट्र में चल रहा है, उसको लिक्विडेट कर दिया जाएगा शायद, ठीक है। उसके बाद ब्रांचेस को एक्सपांड करना, किसकी, आरबीआई अपनी ब्रांचेस नहीं बढ़ाता, कमर्शियल बैंक की ब्रांचेस को, मतलब लोगों को बैंकिंग सिस्टम सिखाना और बैंक्स को लोगों के पास ले जाना, ये काम करता है आरबीआई। इशू डायरेक्शंस ऑन क्रेडिट कंट्रोल, कब देना कब नहीं देना, ठीक है। ट्रेनिंग ऑफ बैंक पर्सोनल, कई सारे बैंक्स ने अपने खुद के मतलब ट्रेनिंग सेंटर्स चालू रखे हैं, वैसे ही रिजर्व बैंक के भी कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। रिस्ट्रिक्ट लोन एंड एडवांसेस, कभी कभी बैंक लोन और एडवांस देने के लिए मना कर देता है। फॉर एग्जांपल जब इंडिया में इन्फ्लेशन है ना तो बैंक क्या बोलता है, अरे भाई मार्केट में पैसा मत दो, क्योंकि और पैसा मार्केट में आया तो इन्फ्लेशन की स्पीड और महंगाई और बढ़ जाएगी, ठीक है। इसलिए रिजर्व बैंक मना करता है कमर्शियल बैंक को लोन देने के लिए। देन कलेक्ट एंड सप्लाई इंफॉर्मेशन, ये बताया था अभी, रिसर्च के लिए होता है कि आज वहाँ की परिस्थिति बिगड़ी है तो कल हमारी भी बिगड़ सकती है। फिर स्टडिंग बैंकिंग हैबिट्स, उसके बाद प्रमोशनल फंक्शंस, इसको बस एक ओवरव्यू कर लो। प्रमोशनल फंक्शन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिल मार्केट स्कीम, डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्रमोट रीजनल रूरल बैंक्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसको एक्सिम बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसका एक्सिम है। फिर प्रमोट्स कुछ तो भी है, रिसर्च, प्रमोट्स रिसर्च, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये वाली चीज ये याद रखना, इसको बस ओवरव्यू कर लिया तो भी चलेगा। चलिए इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो है डिपॉजिट। डिपॉजिट क्या होते हैं तो देख लो, आप जो पैसे ले जाकर डिपॉजिट करते हो ना बैंक में, उसको डिपॉजिट बोला जाता है। अब कुछ करेंट अकाउंट के डिपॉजिट होते हैं, कुछ सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट होते हैं। देखो ये है टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। सबसे पहला दिया है टाइम डिपॉजिट, उसमें है फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी, एक बार डाल दिया तो एक टाइम ड्यूरेशन पूरा होने के बाद ही आपको पैसा वापस मिलेगा। दूसरा है रिकरिंग डिपॉजिट, अभी ऊपर बताया था बार बार पैसा डालो। उसके बाद री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट, एक बार आपने 1 साल के लिए पैसा डाला, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल गया आपको, ठीक है। अब आप देखो यहाँ समझो,
री इन्वेस्टमेंट मैंने 1,00,000 रुपए 2020 में डाला था, 2021 में ये 1,00,000 रुपए बन गए 1,10,000। नाउ व्हाट द बैंक विल डू, इट विल बी री इन्वेस्टेड। 1,10,000 2021 में जमा कर दिए गए, मतलब ये जो अमाउंट था ना ये री इन्वेस्ट हो गया, री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट। उसके बाद डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जब आप मांगोगे तब आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा, ठीक है। टाइम डिपॉजिट क्या है, जब तक वो फिक्स्ड टाइम पूरा नहीं होता ना, वो टेन्योर पूरा नहीं होता, तब तक पैसा वापस नहीं मिलेगा। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या, द टाइम यू डिमांड द मनी ना, यू विल गेट द मनी बैक, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट आते हैं, करंट डिपॉजिट एंड सेविंग डिपॉजिट। दिस इज फॉर कंपनीज एंड दिस इज फॉर इंडिविजुअल्स। Okay, then you have CASA. CASA is current account and saving account. ये डिपॉजिट है, हाँ, नहीं तो तुम बोलोगे सर यहाँ भी तो था। ये अकाउंट है A, ये डिपॉजिट है D, ठीक है। ये डिपॉजिट्स है और ये अकाउंट्स है, डिफरेंस है। ये डिपॉजिट कुछ समय के लिए किए जाते हैं, वो वाले डिपॉजिट है, मतलब यहाँ पर तुमको इंटरेस्ट मिलेगा एज कम्पेयर टू दिस। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। उसके बाद है NRO, NEERA, FCNA। अब ये NRO क्या है, नॉन रेसिडेंशियल ऑर्डिनरी पर्सन। ऐसा इंसान जो पहले इंडिया में रहता था और अकाउंट इंडिया में था, ठीक है, अब वो आदमी बाहर चला गया। उसके बाद है नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल पर्सन, मतलब ये आदमी USA का है, ठीक है, बट इसका अकाउंट इंडिया में है, इंडिया में खोला है उसने, ठीक है। ये क्यों होता है, देखो 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 देखो, परेशान मत हो। मैं आज इंडिया में रहता हूँ, ठीक है, कल मैं USA सेटल्ड हो गया, मान लो USA सेटल्ड हो गया, ठीक है। अब उन लोगों ने जो भी पेमेंट मुझे की मेरे इंडियन अकाउंट में की, तो ये पैसा NRO हो गया, NRO, ठीक है। उसके बाद NRE। USA में मेरा एक दोस्त रहता है, उसका नाम है पवन, ठीक है। पवन को मुझे कुछ पैसे देने थे, तो पवन को मैंने क्या किया, इंडिया के अपने बैंक अकाउंट का चेक दे दिया, चेक, ठीक है, इंडिया के बैंक अकाउंट का चेक दे दिया। अब ये NRE है, एक्सटर्नल पर्सन, मतलब ये इंडियन नहीं है, नाम पवन है बट वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है। ऊपर वाले केस में रेसिडेंट ऑफ इंडिया था, ये वाले केस में रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं। इसको पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, चिंता मत करो। ये रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं। अच्छा, पवन की जगह ना मैं मिस्टर जॉर्ज कर देता हूँ, GEORG, जॉर्ज, ठीक है। तो मिस्टर जॉर्ज को मैंने पेमेंट किया, इंडियन चेक, इंडिया के बैंक का चेक मैंने मिस्टर जॉर्ज को दिया, ठीक है। अब मिस्टर जॉर्ज ने क्या किया, इंडिया के उसी बैंक में अपना अकाउंट खोला, वो अकाउंट में उस चेक को जमा कर दिया और वो चेक वहाँ चला गया। मतलब ये एक नॉन रेसिडेंशियल इंडियन एक्सटर्नल पर्सन ने खोला हुआ बैंक है, ठीक है। उसके बाद है FCNR, फॉरेन करेंसी फॉर नॉन रेसिडेंशियल, ठीक है। उसके बाद डिपॉजिट इंश्योरेंस इन इंडिया। ऐसे कर कर आपके टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स हैं। इसका एक ओवरव्यू था। अब इसके बाद कुछ फुल फॉर्म है बैंक के नामों के, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, इसको एक ओवरव्यू कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। हम इसका पार्ट 2 जब शुरू करेंगे तो मैं आपको फर्स्ट यूनिट की जितने भी MCQs हैं, 40 MCQs है, वो आपको मैं पार्ट 2 में देता हूँ। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।